बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज चैप्टर नंबर 3 में हमारा लेक्चर नंबर है 5 और हमारा टॉपिक्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा हम चंद एक डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, पहले हम उनको एक्सप्लेन कर लें, क्लियर कर लें, फिर हम लॉ की तरफ आते हैं। सो इसमें पहली टर्म है सिस्टम। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा इस टर्म में? सिस्टम। तो सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं? तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ द मैटर विद सर्टेन बाउंड्री इज़ कॉल्ड सिस्टम। यानी मैटर का वो मजमूआ जिसके इर्द गिर्द एक मखसूस बाउंड्री पाई जाती है या वो किसी बाउंड्री के अंदर पाबंद होता है, हम उसे सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब अगर मैटर मौजूद है, बॉडीज़ मौजूद हैं, उसके इर्द गिर्द बाउंड्री मौजूद नहीं है तो वो फिर वो सिस्टम नहीं होगा। तो सिस्टम बुनियादी तौर पे मैटर का वो मजमूआ है जो किसी ख़ास बाउंड्री के अंदर उसको इनक्लोज़ कर दिया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? सिस्टम। फिर एक टर्म इस्तेमाल करेगा क्वेश्चन के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम। तो कई दफ़ा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। तो बुनियादी तौर पे आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जिसके बाउंड्री के अंदर मौजूद जितनी बॉडीज़ होती हैं वो बाहमी तौर पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन उनकी इंटरेक्शन का असर बाहर या बाहर के किसी फोर्स का असर अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे लिखते हैं, इट इज़ ए सिस्टम, ये बुनियादी तौर पे एक सिस्टम है, ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स, जिसके ऊपर कोई बैरूनी एजेंसी की फोर्स नहीं होती। इट मीन इंटरनल फोर्सेस उनके दरमियान बाहमी तौर पे मौजूद रहती हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये गैस के मालिक्यूल्स या एटम्स हम इसमें इनक्लोज किए हैं। एक ऐसा कंटेनर है जिसका टेम्परेचर क्या रखा गया है? कांस्टेंट। जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उससे हम आइसोथर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोथर्मल। इट मीन ये एक आइसोथर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है। इट मीन इसके ऊपर बैरूनी फोर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अगर इसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती, ठीक है, और उस फोर्स की मिकदार ज़ीरो रहती है, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि ये जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम को कौन सा सिस्टम माना जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ थोड़ी सी हमें डिस्कशन की ज़रूरत है कि क्या ऐसा कहना कि कोई ऐसा एजेंट्स जो बैरूनी फोर्स को अप्लाई कर रहा है वो ना हो तो फिर ये सिस्टम आइसोलेटेड होगा? तो ये तो फिर इंतहाई आइडियल सी कंडीशन होगी, क्योंकि फिज़िकली ऐसे सिस्टम डेवलप करना ख़ासा मुश्किल है जो इस डेफिनेशन के ऊपर परफेक्ट उतरता है। ज़रा समझते हैं वो कैसे। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आपने कंटेनर लिया, उसमें गैस भर दी और उसके ऊपर ऐसे कवर किया कि उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वो मुकम्मल सिस्टम आइसोलेटेड है और हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स नहीं है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या उस कंटेनर के अंदर मौजूद जो गैस होगी उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स अमल नहीं करेगी? तो आप कहेंगे यकीनन अमल करेगी, तो फिर तो सिस्टम आइसोलेटेड ना हुआ। इसका मतलब ये है कि अब वो सिस्टम आइसोलेटेड माना जा रहा है। ठीक, उसकी आइडियल कंडीशन तो नहीं, मगर हम उसको आइसोलेटेड ही मानते हैं। कब मानते हैं? जब ये उसकी बैरूनी फोर्सेस तो काम कर रही हैं। तो जवाब इसका ये है कि जब बेटा बैरूनी फोर्सेस बेशक काम कर रही हूँ, मगर अगर उनकी इंटरनल फोर्सेस बैरूनी फोर्सेस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हों तो यकीनन वो सिस्टम भी आइसोलेटेड होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स के स्ट्रांग होने से बैरूनी फोर्स का इन्फ्लुएंस उस बॉडी पे नहीं रहता, लिहाजा वो सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता? आइसोलेटेड। कई दफ़ा ऐसे एग्जांपल या डेफिनेशन पढ़ने के बाद बंदा अकेले बैठ के जब सोचता है तो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि फिर वो कंटेनर में जो बॉडीज़ पड़ी हैं उन पर ग्रेविटी की फोर्स अमल करती है, तो फिर क्या हम उससे आइसोलेटेड नहीं मानेंगे? लेकिन हम उसको आइसोलेटेड भी कह रहे होते हैं। तो उसकी बुनियादी रीज़न ये, टेक्निकल रीज़न ये है कि उसके अंदर मौजूद जो गैस के एटम्स हैं उनकी जो बाहमी इंटरेक्टेड फोर्सेस हैं वो बैरूनी ग्रेविटी की फोर्सेस के मुकाबले में क्या हैं? स्ट्रांग हैं। तो अगर इंटरनल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो फिर बैरूनी फोर्सेस की मौजूदगी होने के बावजूद भी वो सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड होगा। ओके। और अगर दोनों फोर्सेस स्ट्रांग ना हुई तो फिर बैरूनी फोर्सेस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, फिर वो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं कहलाएगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रखना है ये लॉ उस पे अप्लाई होता है जब सिस्टम आइसोलेटेड होता है। सिस्टम को आइसोलेट होना ज़रूरी है। लॉ ये कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। इट मीन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल।
व्हाट इज मीन बाई इनिशियल एंड फाइनल? इट मीन वहाँ हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि फ़र्ज़ करें दो एटम से मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, एक उनका अमल टकराने से पहले है, एक आपस में टकरा के फिर अलहदा होते हैं वो टकराने के बाद है। तो बिफोर ए कोलिजन को हम इनिशियल कह लेते हैं, आफ्टर कोलिजन को हम क्या कह लेते हैं? फाइनल। तो टकराने से उनके टोटल मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ता। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर ए कोलिजन is equal to total momentum of the system after a collision. So total momentum remains constant. This is called law of conservation of linear momentum. अब ज़रा इसको हम मैथमेटिक्स के चंद डिजिट्स में समझना चाहेंगे, ज़रा आसानी हो जाए हमें। तो ये देखते हैं, ये हमारे पास एक बाउंड्री है, इसको मैंने बाउंड्री से दी है कि ये एक सिस्टम है और ये कौन सा सिस्टम मैंने डेवलप किया? आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम दो बॉडीज़ पर मुश्तमिल है, एक का नाम M1 है, दूसरे का नाम क्या है? M2 है। ये दोनों बॉडीज़ मूव करती हैं, इनमें से जो V1 की कीमत है वो ग्रेटर है किसके मुकाबले में? V2 से। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद ये बॉडी इस बॉडी को टकरा देगी, तो ये टकराने का अमल हो रहा है। ये कौन सा अमल हो रहा है? कोलिजन। कोलिजन जब होगी तो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। M1 फोर्स जब M2 पे लगेगी उसका नाम F होगा, और जो M2 M1 पे लगेगा उसका नाम क्या रख दिया हमने? F डैश। टकराने के बाद दोनों बॉडीज जब सेपरेट होंगी तो फिर उसी समय मतलब मूव करते हुए, टकराने से पहले वेलोसिटी इसकी V1 थी, अब V1 डैश है, पहले V2 थी, अब क्या है? V2 डैश है। लिहाजा जब टकराव हुआ तो कुछ न कुछ हलचल तो हुई, कोई चेंज तो हुई, मगर टोटल कीमत क्या रहेगी? कांस्टेंट। ज़रा डिजिट में समझते हैं आसानी के लिए। फ़र्ज़ करें ये बॉडी जो मूव कर रही है इसके इनिशियल मोमेंटम क्या है? 6 है। ये बॉडी जो मूव कर, इसके इनिशियल मोमेंटम कितना है? 4 है। तो अगर हम टोटल मोमेंटम ऐड करें तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना बनता है? 10। तो बिफोर ए कोलिजन इन दोनों बॉडीज जो सिस्टम का हिस्सा है इनका टोटल मोमेंटम क्या होता है? 10। जब इनका टकराव हो जाएगा, टकराने के बाद तो अलहदा होने के बाद अगर फिर हम इसको स्टडी करें तो हो सकता है अब इसका मोमेंटम 3 हो सकता है अब इसका मोमेंटम क्या हो? 7 हो। इसका मतलब इनफरादी तौर पे तो मोमेंटम चेंज होगा, मगर जब टोटल ऐड करेंगे तो 7 और 3 ऐड करें, अब भी आंसर क्या रहेगा? 10। इट मीन टोटल मोमेंटम बिफोर ए कोलिजन ऑफ सिस्टम, not a single bodies, and total momentum of the bodies of a system remains क्या हुआ? कांस्टेंट। इनिशियली और फाइनली दोनों क्या होंगे? बराबर। इस चीज़ को हमने क्या करना है? प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इसी वे में लाने के लिए मैंने इस बॉडीज में से बॉडी 1 को ए का नाम दे दिया है कि ये लेट्स से हमारी बॉडी कौन सी है? ए। यही बॉडी हमारी यहाँ पहुँचती है, और ये बॉडी कौन सी? बी है। ऐसे तो हम अपनी आसानी के लिए इसको M1 या ए और बी का नाम दे सकते हैं। सो जब बॉडी की मूव करके यहाँ टकरा के यहाँ पहुँचती है तो ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट है ए का, और ये उस बॉडी का कौन सा पॉइंट है? फाइनल। ये बॉडी जब इससे टकरा के यहाँ पहुँचती है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका कौन सा पॉइंट है? फाइनल। तो हम अपनी आसानी के लिए ज़रा क्वेश्चन को इसी बनाने के लिए बॉडी ए को अलहदा पहले डिस्कस करते हैं और बॉडी बी को अलहदा। सबसे पहले यहाँ बॉडी ए का नाम मैंने मेंशन कर दिया। आप जानते हैं कि ये बॉडी जब शुरू में मूव करेगी तो इनिशियल मोमेंटम होगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? PI इज इक्वल टू M1V1, यानी मैस मल्टीपल क्या होगा? वेलोसिटी। कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी PF इज इक्वल टू M1V1 क्या होगा? डैश। मैथ तो नहीं चेंज होगी, सिर्फ क्या चेंज हुई? वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे बेटा? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, M1V1 डैश माइनस M1V1, ये हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम। कितने वक्त में ये तब्दीली आई है? फर्ज करें T टाइम के अंदर ये चेंज आया है, तो लिहाजा हमने वो टाइम को क्या मेंशन कर दिया? T। यकीनन जब मोमेंटम कहीं चेंज होता है और वो कुछ वक्त भी लेता है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, हमारे लास्ट लेक्चर में था, तो वहाँ कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करती है, उस फोर्स की कीमत जो होगी वो क्या होगी? इस लिहाज से हम यहाँ पे क्या मालूम करना चाहते हैं? फोर्स। लिहाजा जब फोर्स की बारी आएगी तो हम किस फोर्स का जिक्र करना चाह रहे हैं? तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन मैस M2 बाई M1, फ़र्ज़ करें हमने उसको F से शो कर दिया है, तो F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। लिहाजा M1V1 डैश माइनस M1V1, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ओवर क्या होगा? टाइम। तो हमने चेंज ऑफ मोमेंटम और टाइम की कीमतों को यहाँ पुट करके कौन सी कीमत हासिल कर ली? फोर्स। टाइम को इधर मल्टीप्लाई करें, F ज़रा T इज इक्वल टू M1V1 डैश माइनस M1V1, इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी? 1। इक्वेशन 1 के मुताबिक हमने वो फोर्स मालूम की, वो चेंज मोमेंटम मालूम किया जो बॉडी 1 के अंदर टेक प्लेस कर रहा है। इसी तरीके से बॉडी बी को स्टडी करेंगे तो ये इनिशियल पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट? फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? M2V2, फाइनल कितना होगा? M2V2 डैश। चेंज कितना होगा? दोनों को माइनस करेंगे, कितने वक्त में होगा? दोनों का वक्त इसलिए सेम होगा क्योंकि दोनों बराबर आपस में टकराएंगे और बराबर ही सेपरेट हो रहे हैं, लिहाजा दोनों का टाइम ऑफ कोलिजन क्या रहेगा? सेम। लिहाजा F मालूम करना है, इसका नाम हमने फर्स्ट चेंज करने के लिए F डैश रख लिया। F डैश इज इक्वल टू डेल्टा P
ओवर क्या होगा डेल्टा टी। वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, वैल्यूज वही पुट करेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम वाली और टाइम की, लिहाजा एफ ज़रब टी को इधर मल्टीप्लाई करें, एफ डैश ज़रब टी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सिंपली आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड करेंगे। जैसे बेटा आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, एक वैल्यूज पहले पुट कर दी, फिर ये दूसरी वैल्यूज ऐड करें, सिंपल मैथमेटिक्स, और उन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ ऐड करेंगे। इन दोनों में टी कॉमन है, एफ प्लस एफ डैश, बाकी कीमतें आप सेम लिखेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक्शन कहलाता है। एट द सेम टाइम वो बॉडी रिवर्स फोर्स अमल करेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। लिहाजा एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन। उस असूल के मुताबिक एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, ये दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट क्या होगा, 0। बेटा जब यहाँ रिजल्ट इनका 0 आ रहा है, ये वैल्यूज अगर यहाँ पुट करें तो आपके मुतलका इस इक्वेशन में यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीपल टी इक्वल टू क्या होगा, 0। सो सेम इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी और आगे यहाँ वैल्यूज क्या पुट कर दी, 0। अब आप लोग इसमें से ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इनिशियल फैक्टर अलग करें और फाइनल फैक्टर अलग। तो इनिशियल वो है जिनके ऊपर डैश की अलामत नहीं है वेलोसिटी पे, और फाइनल वो है जिनके ऊपर क्या निशान है, डैश का। तो आप देख सकते हैं m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, इधर क्या लिखे m1 v1 प्लस m2 v2, यानी माइनस की टर्म में उठा के इधर कर दे वो क्या हो जाएगी, प्लस। जरा तरतीब में ये पहले मैंने लिख दिया, ये बाद में। ये कौन सा मोमेंटम है, देखें m1 v1 वो इनिशियल मोमेंटम है पहली बॉडी का, m2 v2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट सेकंड बॉडी, दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करें तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जब दोनों इक्वल हैं तो इससे क्या साबित होता है कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये थी जो कैलकुलेशन से मुतल्लिक थी, इस हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहेंगे। अब इसमें एक लफ्ज़ ये यहाँ जब पढ़ रहे थे तो दरमियान में एक टर्म आई कि इनकी कोलिजन हुई है। तो अब थोड़ा सा कोलिजन के बारे में दो एक टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक है इलास्टिक कोलिजन और दूसरी कौन सी होती है, इन इलास्टिक कोलिजन। याद रखना जब बॉडीज मूव करती हैं तो उनके अंदर दो पैरामीटर्स फ़ौरन जनरेट हो जाते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक मोमेंटम। जब इनका टकराव होता है तो इन दो पैरामीटर पे असरअंदाज हो सकता है ये टकराव या कोलिजन। तो कोलिजन जब इन दो पैरामीटर पे असरअंदाज होती है या नहीं होती, इसकी बुनियाद के ऊपर हम कोलिजन्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हम ये कहते हैं एक कोलिजन का नाम इलास्टिक है और दूसरे कोलिजन का नाम क्या है, इन इलास्टिक। दो बॉडीज़ का जब आपस में कोलाइड होता है तो उन कोलाइड के में एक पैरामीटर कभी तब्दील नहीं होता और वो पैरामीटर होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, चूँकि रूल ये कहता है कि मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा बशर्ते कि वो सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, अगर मोमेंटम कंजर्व करता है तो फिर कौन सा फैक्टर चेंज हो सकता है, और वो फैक्टर होगा काइनेटिक एनर्जी। इस बुनियाद के ऊपर हम यहाँ लिखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को कहा जाता है द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करे तो कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक। तो अंडरस्टूड बात है कि काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट है तो मोमेंटम तो हर एक में कांस्टेंट होता है, लिहाजा बाज़ जगहों के ऊपर ये दोनों मेंशन किए होते हैं कि वो सिस्टम जिसमें काइनेटिक और मोमेंटम दोनों कांस्टेंट होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में जब वैसे कोई चीज़ ज़मीन से टकराती है या किसी टकराती है तो उसका 100% तो ना रिबाउंड होना चाहिए। मसलन मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको ऐसे ज़मीन पे गिराता हूँ, जब वो हाइट से गिरती है ज़मीन से टकरा कर जब वापस उछलती है उस हाइट पे वापस नहीं आती, नीचे रह जाती है। इसका मतलब उसने अपने काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं किया। अच्छा, अगर हमारे पास एक रबर बॉल है, लचकदार बॉल है, और उसको हम एक हार्ड मार्बल फ्लोर पे गिराते हैं तो वो आमतौर पे होता है कि ज़मीन से टकरा के दोबारा अर्थ से उतना ही रिबाउंड कर लेती है। अगर उतना ही रिबाउंड कर ले तो ये हमारी इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी, जो कि बड़ी मुश्किल से पॉसिबल है कि ऐसा हो। ठीक है, थोड़े बहुत लासेस उसके अंदर बहरहाल भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें इन इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व, यानी वहाँ काइनेटिक कंजर्व कर रही, यहाँ कंजर्व नहीं कर रही। तो अगर काइनेटिक कांस्टेंट ना रहे और मोमेंटम फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब जरा गौर से देखें, यहाँ काइनेटिक अब कांस्टेंट नहीं है, मोमेंटम दोनों सूरतों में क्या है, आपस में कांस्टेंट है। ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं, इन इलास्टिक। आमतौर पर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए कि चीज़ को छोड़ते हैं ऐसे, ज़मीन से टकराती उछलती ज़रूर है मगर उस हाइट पर नहीं आती, तो ज़मीन से उसका जो कोलिजन का अमल है, अर्थ से जो कोलिजन हुई है, क्या वो इलास्टिक थी, नहीं वो इन इलास्टिक थी। क्यों? क्योंकि उसके काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रही। अब अगला
सवाल ये होगा कि वो काइनेटिक एनर्जी किधर चलेगी भाई, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी। कैसे? जब हमने किसी चीज़ को गिराया है, मतलब किसी सैंडी या रफ सरफेस पे गिराया है, जैसे कोई चीज़ टकराती है तो पहला अमल तो ये होता है कि साउंड क्रिएट होती है। इट मीन सम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू साउंड। इसके अलावा जब वो टकराती है सरफेस के साथ, तो सरफेस अगर ज़्यादा रफ़ है तो ज़ाहिर है ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। इसका मतलब हमारी काइनेटिक का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, हीट में, रगड़ की वजह से। इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक की कीमत इसलिए कंजर्व नहीं रहती कि काइनेटिक का कुछ हिस्सा साउंड में चला गया, कुछ हीट में चला गया, यानी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चला गया। काइनेटिक तो कांस्टेंट ना रही, मगर याद रखना है टोटल एनर्जी की कीमत क्या रहती है, कांस्टेंट। इस वजह से मैंने नीचे एक नोट मेंशन कर दिया कि हर किस्म की कोलिजन के अंदर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। हर किस्म की जो कोलिजन होती है उसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अगर फर्क पड़ता है तो किस के ऊपर पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी पे। अगर काइनेटिक एनर्जी वहाँ कंजर्व कर जाती है तो फिर वो इलास्टिक होगी, अगर ना कंजर्व कर सके तो वो कौन सी कोलिजन होगी, इन इलास्टिक। तो ये छोटे से 2 पॉइंट्स थे दरमियान में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसका ताल्लुक क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।